नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और झूठ को आज नहीं तो कल बेनकाब होना ही है। यह सब कहकर भाजपा समर्थित लोग राहुल गांधी और कांग्रेस का सच जनता के सामने लाते रहते हैं। हर बार राहुल बेनकाब होते हैं, बेइज्जत होते हैं, बदनाम होते हैं, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। काट की हांडी दोबारा चढ़ती है, सत्य परेशान भी होता है और पराजित भी। झूठ बेनकाब होकर भी झूठ नहीं कहलाता। ये सारे मुहावरे साहित्य में चलते हैं, राजनीति में नहीं। और उस राजनीति में तो बिल्कुल नहीं जहां साम दाम दंड भेद के लिए देश और उसकी जनता को ही दांव पर लगा दिया जाए। कांग्रेस का इतिहास जिस किसी ने भी पढ़ा होगा उसे पता होगा कि राहुल गांधी के खून में क्या दौड़ता है। गांधी परिवार सिर्फ सत्ता और शासन के लिए पैदा हुआ है। अगर सत्ता और शासन नहीं तो सारी दुनिया को आग लगा दो, सब कुछ राख हो जाए, सब खत्म हो जाए, लेकिन सत्ता मिलनी चाहिए। उस राख पर भी शासन हमारा ही होना चाहिए। एको अहम द्वितीयो नास्ति। विगत 10 वर्षों से राहुल गांधी को जनता ने पप्पू, मूर्ख और मंदबुद्ध की उपाधियों से नवाजा है। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक इन पर चर्चा करते और मखौल उड़ाते मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, राहुल या उसकी टीम को यह बातें नहीं पता चलती? उनका आईटी सेल तो बहुत मजबूत है। वो क्या नहीं देखता कि राहुल किस तरह हंसी के पात्र बने हुए हैं? सबको सब पता है। हर दिन, हर मिनट, हर गतिविधि पर इनकी पैनी नज़र है, लेकिन इसके लिए वो कुछ खास नहीं करते। आखिर क्यों? 2 बातें हैं इसके पीछे। एक तो बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा। चर्चा पॉजिटिव हो या निगेटिव, चर्चा होनी ज़रूरी है। चर्चा से बाहर रहना मतलब राजनीति का खत्म हो जाना। आप देख रहे होंगे कि संसद में पहले दिन से ही लेकर आज तक हर दिन राहुल गांधी किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। इतनी चर्चा नरेंद्र मोदी की नहीं हो रही। मोदी जी हफ्ते 10 दिन पर कोई न्यूज़ वायरल होती है, राहुल गांधी हर दिन वायरल रहते हैं। इसलिए वो भाजपा समर्थित लोगों के मीम्स और चुटकुलों को गंभीरता से नहीं लेते, बल्कि प्रचार के तौर पर लेते हैं। दूसरी बात है कि राहुल गांधी को अपना एजेंडा सेट करना है। वह एक निश्चित एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। वह एजेंडा पाकिस्तान का हो सकता है, चीन का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, या जो भी विदेशी ताकतें भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, उन सब का एजेंडा ही कांग्रेस का एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत उन्हें देश को तोड़ना है, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना है और कांग्रेस की सरकार को लाना है। अब इन सब के लिए उन्हें जो भी सही लग रहा है वो काम वो कर रहे हैं, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका असर हो रहा है। आप माने या न माने, लेकिन हर गतिविधि का असर हो रहा है, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा। इसका एक बड़ा उदाहरण आपने चुनाव में देखा होगा। कैसे 400 प्लस का आंकड़ा देने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार 240 पर अटक गई। इसके पीछे राहुल गांधी ने कैसे षड्यंत्र किया वह आप सबको बेहतर पता है, लेकिन एजेंडा सफल हुआ, भाजपा को रोक लिया गया। वैसे ही इस समय देश तोड़ने का जो एजेंडा चल रहा है, हिंदुओं को जातियों में बांटने का, उन्हें कमज़ोर करने का, और दूसरी तरफ मुसलमानों को बढ़ावा देने का, उन्हें आगे लाने का, उन्हें सिर पर बिठाने का, उनके खिलाफ एक शब्द न बोलने का, यह जो कुचक्र चल रहा है, इस कुचक्र का परिणाम वही होगा जो अभी बांग्लादेश में देखने को मिला। आपने देखा कि बांग्लादेश पर किस तरह की चुप्पी कांग्रेस और सभी सहयोगी दलों की रही। गांधी परिवार ने एक शब्द नहीं बोला, केवल इसलिए कि उनके वोटर नाराज़ न हो जाए। उन्हें अपने वोटर यानी कि मुसलमानों का मनोबल बढ़ाना है और उनका ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करना है। वह वोट जो ममता बनर्जी ने काट दिया, जो केजरीवाल ने लूट लिया, जो अखिलेश यादव ले गए, जो लालू, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने छीन लिया। कांग्रेस को वो सारे वोट वापस चाहिए, पूरे 20 करोड़ वोट जो आज़ादी के बाद 50 सालों तक सिर्फ कांग्रेस के थे, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने सेंधमारी कर दी और कांग्रेस घुटनों पर आ गई। इसलिए वह मुसलमान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। बाटला हाउस में आतंकी मारे गए तो सोनिया गांधी रो पड़ी थी, वो आतंकी मुसलमान थे। गाजा में जिहादी मरे तो प्रियंका गांधी नाराज़ हो गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को रोकने की गुहार लगाई।
नक्सलियों के मरने पर राहुल गांधी तड़प जाते हैं, जिहादियों के घर पर बुलडोजर चले तो गरजने लगते हैं, और रोहिंग्या घुसपैठियों को निकाला जाए तो मानवाधिकार आयोग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर पूरा गांधी परिवार चुप है, और जब आका लोग चुप हैं तो चमचों की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो सैकड़ों हिंदुओं के नरसंहार पर कुछ बोल दें। इतने बड़े नरसंहार पर दुनिया के तमाम देशों ने, सैकड़ों विदेशी हैंडलों ने, दुनिया भर में फैले हिंदुओं ने विरोध जताया, निंदा की, मार्च निकाला, लेकिन भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और प्रधानमंत्री बनने को लालायित गांधी परिवार ने देश की 80% जनसंख्या की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो SC ST OBC से मतलब है, लेकिन वो भारत के होने चाहिए जहां इन्हें सत्ता लेनी है। अगर वही SC ST OBC बांग्लादेश या पाकिस्तान या कहीं और के हैं और उन्हें मुसलमान नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कांग्रेस के लिए वह कोई चर्चा का मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारत से बाहर कोई SC ST OBC होता ही नहीं है, केवल और केवल हिंदू होते हैं। आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान में कभी नहीं सुना होगा कि OBC की हत्या हुई या दलित का घर जलाया गया। वहाँ सिर्फ हिंदू होते हैं और मुसलमान। ये नौटंकी हमारे देश में होती है, जहाँ मीडिया से लेकर नेता तक दलित का घर फूंका, OBC की हत्या, आदिवासी लड़की का रेप, इस तरह से हिंदुओं को बांट कर देखते हैं। कांग्रेस इन बटे हुए जातियों की राजनीति करती है, हिंदुओं की राजनीति नहीं करती, इसलिए उन्हें हिंदुओं से नफरत है। जो भी अपने आप को हिंदू कहता है वो कांग्रेस के घृणा का पात्र है। जो अपने आप को दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जनजाति कहता है, खुद को हिंदू नहीं मानता, वो कांग्रेस का कृपा पात्र होगा, क्योंकि जो हिंदू नहीं है उसे ही तो मुस्लिम या ईसाई बनाया जा सकता है, और यह देश मुस्लिम और ईसाइयों का होना चाहिए, जिसकी सत्ता कांग्रेस के हाथ में हो। यही मुख्य एजेंडा है, और इसी एजेंडे के लिए राहुल और उसकी टीम दिन रात जुटी है। आप जिस राहुल को मूर्ख, मंदबुद्धि और बैलबुद्धि समझते हैं वह सचमुच वैसा ही है। इसीलिए तो विदेशियों के हाथ की कठपुतली बना बैठा है। इसीलिए तो बांग्लादेशी जिहादियों की तरह अपना ही देश फूंकना चाहता है। केवल सत्ता के लिए 140 करोड़ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। सरदार पटेल को अंग्रेजों जिंदा मूर्ख नहीं बना सके, क्योंकि वो देशभक्त थे। उनके लिए देश की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण थी। लेकिन नेहरू को अंग्रेजों और मुसलमानों दोनों ने मूर्ख बनाया, क्योंकि नेहरू वामपंथी थे और कम्युनिस्ट खून की नदियों पर चलकर भी सत्ता हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान साबित किया कि उनमें भी वही वामपंथी खून है। अब राहुल गांधी को साबित करना है कि वो उन्हीं के वंशज हैं जो दंगों में मुसलमानों के मरने का बदला लेने के लिए पुलिस द्वारा 400 गरीब किसानों की हत्या करवा दें और फिर कहें कि अब थोड़ा सा मामला बैलेंस हुआ है। नेहरू का यह पूरा प्रकरण अगर आपको न पता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, देख लीजिएगा। कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 के AMU को हरी झंडी दिखाई थी राहुल गांधी ने। क्या इस समझौते के तहत उन्हें भारत के हितों के खिलाफ काम करने और भारतीय सेना के मनोबल को चोट पहुंचाने के लिए पैसे दिए गए थे, या सत्ता पलटने में सहयोग देने का वादा था? जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब चीन ने 43,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया था। क्या राहुल गांधी मानते हैं कि उनके परदादा देशद्रोही थे? लेकिन देश जानता है नेहरू के सच को। फिर भी क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। काठ की हांडी दोबारा चढ़ी कि नहीं चढ़ी? राहुल गांधी की इच्छा थी कि लोकतंत्र बहाली के लिए यूरोप और अमेरिका भारत पर आक्रमण करके भारत की वर्तमान सत्ता को तहस नहस कर दे और भारत की जनता द्वारा चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को बेदखल कर उसे अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर काबिज कर दे। 1000 वर्ष पूर्व जयचंद भी यही अनुरोध लेकर मोहम्मद गौरी के पास गया था। बाकी इतिहास में दर्ज है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन कमाल तो ये है कि लंदन में बैठकर अपने विदेशी आकाओं को खुल्लम खुल्ला भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने का आह्वान करता यह शख्स भारत का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, और दूसरों को अंधभक्त बताने वाले कुछ लोग इस अयोग्य वंशवादी को इन कुकृत्यों के बावजूद भी अपना नेता बताते हैं। ये हमारे देश का सड़ा गला संविधान है, जिसमें ऐसे जघन्य देशद्रोह के लिए भी
कोई सजा नहीं है, जहां चुनी हुई सरकार इतने बड़े अपराध के लिए मुकदमा तक दर्ज नहीं करती, जहां राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने के अनेक सबूत मौजूद हैं, फिर भी उस पर आज तक एक्शन नहीं हुआ, जहां गांधी परिवार के 2 सदस्य सालों से जमानत पर चल रहे हैं और देश के खिलाफ खतरनाक साजिशें रच रहे हैं, वहां उनकी जमानत कभी खत्म नहीं होती। उनके 5,000 करोड़ घोटाले का केस कभी आगे ही नहीं बढ़ता। गांधी परिवार का खौफ नरेंद्र मोदी को भी घेरने लगा है, वरना हर कदम पर गलती के बावजूद कोई एक्शन न लेना आखिर क्या है। हर बार ये होता है कि अब कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, 2-4 एफआईआर भी दर्ज हो जाते हैं, फिर बात खत्म। हर देश, चाहे जर्मनी हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन, हर जगह राहुल गांधी ने जाकर भारत को बदनाम किया। लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाही चल रही है, भारत कोई राष्ट्र नहीं है, मोदी देश विरोधी हैं, जैसी बेसिर पैर की बातें करके वो क्या साबित करना चाह रहा है? वो बस चाहता है कि विदेशों से पैसा आना बंद हो जाए, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़े और इसका लाभ उठाकर वह सत्ता हासिल कर लेगा। विदेशों में छवि बिगाड़ने का यही उद्देश्य है। 10 सालों से मोदी सरकार की लापरवाही और कमजोरी का फायदा उठाकर कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल बन गई और राहुल गांधी उसके नेता बन गए। मोदी जी अभी भी दबे कुचले प्रधानमंत्री की तरह तमाशा देख रहे हैं। भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन यकीन मानिए, आपका जन्म और आपका पालन पोषण आपके व्यक्तित्व में झलकता है और उसी आधार पर आपका व्यवहार तय होता है। जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर सत्ताधीशों के परिवार में पैदा होते हैं, उनकी ठसक अलग ही ढंग की होती है। वो सत्ता और मनमानी के लिए जीते हैं, नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं। संजय गांधी का एटीट्यूड आपको अच्छे से पता होगा और अब राहुल गांधी की बेफिक्री आप स्वयं देख रहे हैं। उन्हें कोई योगी जी जैसा महाठसक वाला आदमी मिले तभी औकात में आ सकते हैं। मोदी जी तो तमाशा देखते देखते 2029 में कांग्रेस को सत्ता भी सौंप देंगे। क्या आप जानते हैं कि वायनाड में 300 से अधिक मौतों का जिम्मेदार कौन है? वहां के सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। अभी वायनाड का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। वायनाड में अंडर यूपीए 3 कमीशंस बिठाई गई। गाडगिल कमीशन वाज वन अदर थिंग। तीनों की रिपोर्ट आई। तीनों ने कहा कि ये ग्रेड 3 इकोलॉजिकल जोन में है ये, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी यहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी मत करिए क्योंकि कैलामिटी कैन अकर। नो एक्शन वाज टेकन। वो आप छोड़िए, स्टेट गवर्नमेंट भी तब कांग्रेस की थी, केरला में यूपीए थी, एक्शन ही नहीं लिया। वो तो अलग की बात है कि ये पब्लिक हो रिपोर्ट, वो भी बैन कर दिया। जो ये कहते रहते हैं ना डेमोक्रेसी खतरे में है और प्रेस फ्रीडम, पब्लिश नहीं होनी थी रिपोर्ट। आप गाडगिल जी के इंटरव्यूज देखिए। ही बिकेम अ पर्सोना नॉन ग्राटा, गाडगिल, ड्यूरिंग द यूपीए। उसके बाद क्या हुआ? चलिए बीजेपी सरकार आ गई, वो रिपोर्ट थी। राहुल गांधी को ही नहीं पता था कि रिपोर्ट थी। एनवायरमेंट मिनिस्टर तब कौन था? जयराम रमेश था। राहुल गांधी 5 साल से एमपी थे। उनका ये दायित्व तो नहीं बनता था कि आप, ये मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर में है। 3 रिपोर्ट्स ये कह चुकी हैं। इसरो की रिपोर्ट ने कहा है, it made a list of districts that were under the threat of landslide. Wayanad was, I think, number 13 there or not. Rahul Gandhi did not act. Is he not criminally culpable in that? किसी जर्नलिस्ट वर्थ हिज और हर सॉल्ट की औकात है कि उससे जाके पूछ ले? तो ये जो गोदी मीडिया सबसे ज्यादा बिकाऊ तो ये है। और मैं कैमरा में देख के बोल रहा हूं, बिकाऊ आप लोग, कि आपने राहुल गांधी वहां पे गया, वायनाड गया, वो उसकी फोटोज ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो, ये नहीं पूछा कि ये कमिटी का इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। लेकिन उनको कटघरे में खड़ा करने की जगह नरेंद्र मोदी उन्हें संतुष्ट करने के लिए वायनाड का दौरा करते हैं और करोड़ों की सहायता देते हैं। किस बात का डर है मोदी जी को? देश के हर क्षेत्र की चिंता करने का दिखावा है तो मणिपुर भी जाना चाहिए था ना, जहां से हिंदू समाप्त हो रहे हैं। यह बात तो बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया जाता है। कांग्रेस के इकलौते वारिस की बकवास को गंभीरता से नहीं सुना जाता। लोकतांत्रिक देश में अपनी योग्यता सिद्ध किए बिना सीधे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी प्रस्तुत करना गंभीर राजनीति का उदाहरण नहीं है। राहुल गांधी का समसामयिक विषयों के प्रति अनभिज्ञ होना, यूपीए के 10 सालों के शासन में राहुल गांधी को किसी मंत्रालय के योग्य नहीं समझना, ये बताता है कि वो महामानव है जो बिना किसी अनुभव और श्रम के सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए पैदा हुए हैं। देखिए,
हिंडनबर्ग को लेकर कैसी निकृष्ट चाल चली राहुल गांधी ने। खुद कमाओ, दूसरों को डराओ। 5 महीने में राहुल गांधी ने 47 लाख रुपए कमाए हैं शेयर बाजार से और लोगों को उससे दूर रहने के लिए कह रहा है। और आपके सामने हम राहुल गांधी का नाम रख देते हैं। राहुल गांधी का 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टेड है शेयर मार्केट में। न्यूज एजेंसी INS के मुताबिक राहुल गांधी को बीते करीब 5 महीनों में शेयर बाजार में, आप देखिए 5 महीनों के शेयर बाजार में उन्होंने 46.49 लाख रुपए का लाभ कमाया है। वही राहुल गांधी जो JPC की मांग कर रहे हैं, इसी शेयर मार्केट से लाभ कमा रहे हैं। ये मुनाफा राहुल गांधी की ओर से रायबरेली लोकसभा के लिए भरे गए चुनावी नामांकन में बाकायदा ये जानकारी भी दर्ज की गई है। कांग्रेस के मन में अपने देश की हर कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या निजी, हमेशा भारतीय कंपनियों के लिए इनके मन में नफरत है। ये देशी कंपनियों के खिलाफ रहते हैं और विदेशी के बचाव में खड़े रहते हैं। 1984 यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। 1986 बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। उस जमाने से लेके आज तक कांग्रेस BBC, हिंडनबर्ग, अगस्ता वेस्टलैंड जैसों के साथ खड़ी रही है। कभी भी आपने कांग्रेस को किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ बोलते नहीं देखा होगा। फिर भी हमारे देश की जनता उसे अपना खेवनहार समझती है और वोट देती है। राहुल गांधी के किसी भी बकवास को मजाक में मत लिया करें, क्योंकि वो कहीं न कहीं देश को तोड़ने का एक कदम होता है। चाहे वो जातिगत जनगणना हो, फ्री में बांटना हो या मोदी सरकार को चोर साबित करने की कोशिश, सबका उद्देश्य एक ही है, देश को अस्थिर और कमज़ोर करना। और देश कमज़ोर हो रहा है, उसका एजेंडा रंग ला रहा है। जातिवाद इतने चरम पर पहुंच चुका है कि अब क्रिकेट और ओलंपिक में आरक्षण की मांग हो रही है। जाति आधारित अपराधों पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। फ्री में बांटने का असर ये है कि अब मोदी सरकार भी अपने राज्यों में फ्री का पैसा बांटने पर मजबूर हो गई है। पहले महाराष्ट्र, अब हरियाणा और मध्य प्रदेश। धीरे धीरे देश के खजाने पर भार बढ़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें कंगाल होने लगी हैं। मोदी सरकार अब तक चोर तो नहीं साबित हो सकी, लेकिन कमज़ोर साबित हो चुकी है। 10 मुद्दे में से 8 मुद्दे पर उसकी चुप्पी बहुत घातक हो रही है। कांग्रेस तो खुलकर मुसलमानों के लिए खेल रही है, लेकिन भाजपा आज तक हिंदुओं के लिए खुलकर सामने नहीं आ सकी। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा राहुल गांधी को उठाना है और वो उठा लेगा, क्योंकि हम अपने चुने हुए नेता को घेरने में संकोच करते हैं। हम उसकी कमियां बताने को विरोध करना समझते हैं। हम उसके खिलाफ बोलने को देशद्रोह मानने लगे हैं। ये हमारी कमियां हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी जैसे लोग अपने तिकड़म में सफल हो जाते हैं। इसलिए आज के बाद राहुल को मूर्ख और पप्पू कहने से पहले सोचिएगा कि वो आपसे ही अपना प्रचार करवा रहा है और जनता को बता रहा है कि मैं पप्पू हूँ, शातिर और कपटी खिलाड़ी नहीं, जबकि वास्तव में वह बहुत खतरनाक और घातक है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।